बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो चेयरमैन नैब की तकर्री के खिलाफ सिंध हुकूमत में जो असेंबली है वहां पे करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अदलिया जो है नारवा सलूक कर रही है। और आज हमने वहां पे इजलास में देखा भी कि पंजाब के खिलाफ काफी आवाज भी उठी और चौधरी निसार के खिलाफ काफी तकारीर भी की गई। जो बात हमें समझ आती है उसमें लगता यह है कि कुछ ऐसी टाइमिंग का भी इशू है या सियासी फजा जो ऑलरेडी कशीदगी का शिकार है उसको भी कम करने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन जो दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पंजाब और सिंध की, पंजाब असेंबली में एक तरफ तो अदलिया के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाती है और उसके साथ साथ एहतजाजी जो मार्च भी होता है सिंध हाई कोर्ट तक। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत में हम वहां पे देखते हैं कि पंजाब की असेंबली में लोटो घुमाए जाते हैं, लोटों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, लोटे ईवान में वहां पे लहराए जाते हैं। लेकिन इस तमाम तनाजुर में लोग सवाल करते हैं कि अवामी इश्यूज कहां गए। अगर असेंबलीज में इस तरह की करारदादें या लोटे घुमाने और फिराने का चक्कर रहा तो अवामी इश्यूज कहां जाएंगे। और दूसरी जानिब बार बार जब पंजाब और सिंध की बात की जाती है खुसूसन अदलिया के फैसलों के हवाले से, तो क्या इससे फेडरेशन को नुकसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। और क्या अदलिया और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत है क्या नए तसादुम महाजराई की जानिब जा रहे हैं या फिर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे शर्जील मेमन साहब, MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है और आपने ही ये करारदाद मूव की है। और दूसरी जानिब ज़ईम हुसैन कादी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, MPA हैं और मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और रुकन है पंजाब असेंबली के। आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शर्जील मेमन साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शर्जील साहब, आज जो आपने करारदाद पेश की और उसके बाद जो एहतजाजी आप लोगों ने मार्च किया सिंध हाई कोर्ट तक, तो क्या आप समझ रहे हैं कि आप लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं? अगर मुझे आप इस पस मंज़र में जाने दें तो मैं और बगैर इंटरप्शन के तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। इशू यह है कि कोई भी एक चीज़ जो है कोई चीज़ का तासुर पैदा नहीं करती। जब मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं और साथ मिलती हैं तो फिर कोई एक परसेप्शन बनती है। माजी में भी ये रवायत रही है कि सिंध के लोगों को हमेशा एहसास महरूमी का शिकार रहे हैं और खुसूसी तौर पर अदलिया से उनको एक शिकायत रही है। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई तब वो सिंध के वजीर आजम थे और उसकी जगह पे सिंध के लोग ये सोचते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई परवेज मुशर्रफ के दौर में तब उनको सजा याफ्ता वजीर आजम को किस कानून के तहत उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई। एक सजा याफ्ता शख्स जो कि जेल में है बगैर बेल के बगैर किसी कानून के रातों रात उनको जो है वो बाहर भेज दिया गया और कोर्ट्स जो हैं वो खामोश रहीं। उसके बाद जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत खत्म की गई तब मोहतरमा ने जब अदलिया का दरवाजा खटखटाया तब उधर से उनको उनकी अपील जो है वो रिजेक्ट हो गई। और इसी जगह पे जब नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत खत्म की गई और जब वो कोर्ट में गए तब फिर उनकी हुकूमत बहाल हो गई। मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को 10 साल बगैर सबूत के कोर्टों में जो है उनके केसेस नहीं लगते थे, उनको तारीखें नहीं मिलती थी और उनको 10 साल जो है वो जेल काटनी पड़ी। सिंध का अवाम ये सोचता है कि जस्टिस दीदार हुसैन शाह का आखिर ऐसी क्या गलती थी, क्या खता थी। आज तक उन पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, उन पर किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की अकरबा परवी की या कोई इस तरह का इल्जाम नहीं था। उसके बावजूद जो है, और नवाज शरीफ साहब जब लांडी जेल में थे उन्होंने खुद लिखा था कि दीदार हुसैन शाह साहब एक निहायती ईमानदार अच्छे सच्चे इंसान है और काश पाकिस्तान का हर जज इस तरह का हो। इस तरह के रिमार्क्स जैसे दीदार हुसैन शाह साहब के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के थे। आप जो एतराज करें, ठीक है, आपकी सारी बात मुझे समझ आ गई। इसमें तो कुछ लग रहा है, इस गुफ्तगू से लग रहा है कि सोचने में मजबूर है कि आखिर क्या कसूर है सिंध के डोमिसाइल का कोई इशू है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सिंध का मुकाबला पंजाब और डोमिसाइल के इशू को आप उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, कोर्ट तो आईनी और कानूनी मामलात को देखती है, उसमें जो पिटीशन थी उसमें चौधरी निसार साहब ने ये पॉइंट उठाया था कि उनके साथ कंसल्टेशन जो है एक तरह से नहीं की गई। और दूसरी बात उसमें पॉइंट ये उठाया गया था कि जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ मुशावरत नहीं की गई और उनकी सियासी वाबस्तगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही है। ये पॉइंट उठाया गया था जिस पे कोर्ट ने भी अपना जो है डिसीजन दिया। तो आपको वाकई लग रहा है कि कोर्ट ने भी मुतासिब होकर या तासुब का मुजाहरा किया इस सीन में, क्योंकि आप माजी की मिसालें मुझे दे रहे हैं कि माजी में भी कोर्ट्स ने पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा रवैया रखा। मैंने वही अर्ज किया कि सारी चीजें होती हैं एक परसेप्शन पे, एक परसेप्शन कुदरती क्रिएट हो रहा है। परसेप्शन ये भी है, पहले मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि जहां तक चौधरी निसार साहब का ये एतराज कि उनसे कंसल्टेशन नहीं की गई,
मेरे ख्याल से ये तो वाहिद मामला था जो पूरे पाकिस्तान से कंसल्टेशन की गई, क्योंकि ये तो अखबार में भी नाम आए थे कि 3 नाम जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपोजिशन को भी दिए हैं, लेकिन 2 पे एतराज किया था, मुख्तार जुनेजो और दीदार हुसैन पे शदीद एतराज हुआ था और उस पे एक लेटर भी लिखा गया था। सब चीजों पे एतराज जो किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का ये स्वाबदीद इख्तियार है कि वो वर्बल भी किसी से मशवरा करके ये चीज कर सकते हैं और हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक ऑफिस को अपने दायरा कार में रहकर काम करना चाहिए। अगर हमने तो कभी नहीं बोला कि अदलिया के किसी भी केस पे 6 महीने की सजा नहीं 1 साल की होनी चाहिए। तो जिस तरह ट्रांसफर या पोस्टिंग का जो भी अमल है वो प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की जो इख्तियारात है, तो उस पर किसी को भी इंटरफेयर करना मेरे ख्याल से ये एक मुनासिब अमल नहीं है। क्योंकि अगर आप माजी में भी देखें कि इससे पहले इस तरह की कभी भी मिसाल नहीं मिलती कि कोर्ट्स में जो है वो कहा जाए कि किसको एक्सटेंशन दो, इसको आज चार्ज छुड़वा दो। ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि अदलिया का इस तरह का आपके साथ रवैया आप कह रहे हैं अदलिया के साथ ऐसा है। ज़ईम हुसैन कादरी साहब से मैं भी बात कर लूं, आपसे भी फिर बात में गुफ्तगू में आप शामिल ही रहेंगे। कादरी साहब, आपने सारी उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। मेन उनको एतराज इस बात पे है कि सिंध के साथ ये जो महरूमी वाला जो सलूक किया जा रहा है और सिंध के डोमिसाइल का मसला नजर आ रहा है, और वो बार बार हवाला दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ की सजाओं का, उनकी गवर्नमेंट्स की बात होती है और फिर प्लस बेनजीर नवाज शरीफ बमुकाबला आसिफ अली जरदारी। तो आप लोगों के साथ वो कहते हैं कि अदलिया का हमेशा से नम्र रवैया रहा, पंजाब के साथ और सिंध के साथ ऐसा सलूक किया जाए। क्या वाकई ऐसा लग रहा है सिंध बमुकाबला पंजाब? मैं नहीं समझता कि इसमें पीपल्स पार्टी के दोस्तों को इसको सिंध बमुकाबला पंजाब की कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली हम लोग हर जगह पे मौजूद हैं, ये भी पंजाब में मौजूद हैं, हम भी सिंध में मौजूद हैं। तो ये अपने आप को अगर महदूद करना चाहते हैं सिर्फ सिंध तक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, तो वाई नॉट, ये उनकी खुद ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन मैं परसेप्शन थोड़ी सी अर्ज़ कर दूँ कि बेसिकली जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बात हुई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब एक आज़ाद एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बात की थी, तो उस चार्टर में अगर आप पढ़ें तो बड़ा खोल के बयान किया गया सब कुछ। उसमें न सिर्फ कंसल्टेशन का जिक्र है बल्कि उन लोगों का भी जिक्र है, यानी कि PMLN जो सिग्नेटरी थी उस चार्टर की, अगर वो एज ऑपोजिशन लीडर वहाँ ना भी होती तो तब भी ये पाबंद थे हमारे साथ कंसल्टेशन करने के। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ पूछ के या बता के कर दिया जाए, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बाकायदा उसका कंसेंट शामिल होना चाहिए था। जो डिसीजन दिया गया है वो यकीनन इसी बात पे दिया गया है कि कंसेंट शामिल नहीं था, और हमने कैटेगोरिकली इसको कन्वे भी किया प्राइम मिनिस्टर के पास, और हम ये समझ रहे थे। मेरी बात खत्म होने देना, आपने उनको बहुत टाइम दिया, बीबी अब मेरे से थोड़ी सी बात सुन लें। नहीं बिल्कुल आप बात करें, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट ये उसमें मैं ऐड करना चाह रही थी ना आपके साथ। आपने तो मुझे वजाहत कर दी, मैंने ये सवाल भी उठा दिया था, लेकिन वो बार बार सिंध और पंजाब का हवाला दे रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सिंध के साथ। मैं कंपैरिजन की तरफ भी आ रहा था, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं कंपैरिजन की तरफ भी आ रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब सिंध से सज़ा हुई थी तो हमने, आपको सब पूरी दुनिया जानती है कि वो जाली और झूठा केस था, उस सज़ा को किसी ने पंजाब में ये नहीं कहा था। हमने तो हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है, हमने कभी नहीं ये कहा था कि सिंधियों ने सज़ा दे दी है मियां नवाज शरीफ को। अगर वो पंजाब में होता तो रिहा होता। खुदारा हम सब पाकिस्तानी हैं, एक सोच, मुस्बत सोच से बात करें। और जहाँ तक ताल्लुक है उनके बाहर जाने का, वो भी अमल सबको मालूम है कि क्या प्रेशर था और किस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जिनका ताल्लुक यकीनन डोमिसाइल कराची और सिंध का है, जान छुड़ाई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। अब उस बहस में पड़ जाएंगे, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें इस तरह की गुफ्तगू जो है वो वफाक को कमज़ोर करेगी। इस तरह की हमारी जो रिजर्वेशन थी, हमने कहा कि दीदार हुसैन शाह साहब का ताल्लुक सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं था, वो उनके इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर भी रहे हैं। और चौधरी निसार अली खान साहब ने ये बात बाकायदा अपने खत में लिखी, और फिर रिट में भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर खोल के बयान की गई, जिसपे जुडिशरी का एक फैसला आया। जब 10 पॉइंट एजेंडा दिया उसमें हमने कैटेगोरिकली ये लिखा कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार जो है ये अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनना चाहिए। और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उन 3 दिनों के दौरान वाज़े तौर पे ये कहा कि ये आपकी रिजर्वेशन दुरुस्त है, इनके वज़ीर आज़म ने। हमने फिर उस रिजर्वेशन को कबूल किया और उनकी उस बात को अपने लिए एक बार फिर हम उस दामे फरेब में आए और हमने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम हाजिर हैं, हम आपके लिए 45 दिन इसके लिए कमेटी में बैठने के लिए तैयार हैं। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब पहले दिन बोल देते तो मेरे ख्याल में ये बात इतनी तूल ना पकड़ती।